हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर मानव भूगोल में प्रवास कटिबंध के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, न केवल बीए के हिसाब से बल्कि आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी इसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने 1919 में मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विकास से संबंधित एक नवीन संकल्पना प्रस्तुत की, जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत, माइग्रेशन जोन थ्योरी जिसे कहते हैं, या कटिबंध एवं स्तर सिद्धांत, जोन स्टेट थ्योरी भी इसे कहा जाता है, के इस नाम से ये जाने जाते हैं। ग्रिफिथ टेलर पर डार्विन के विकासवाद सिद्धांत का बहुत प्रभाव था। सिद्धांत के माध्यम से ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों की उत्पत्ति व विकास की व्याख्या क्षेत्र और समय के संदर्भ में प्रस्तुत की है। तो इनके जो ये सिद्धांत है ग्रिफिथ टेलर महोदय का प्रवास कटिबंध सिद्धांत, इसके द्वारा ये बताते हैं कि किस प्रकार से एक प्रजाति से अनेक प्रजातियों का विकास हुआ और अलग अलग क्षेत्रों में वो स्थापित हुए या उनके स्थान निवास स्थान बने। तो इसी के बारे में आगे हम बात करते हैं। सिद्धांत की प्रक्रिया की बात करें तो ग्रिफिथ टेलर ने मध्य एशिया को समस्त प्रजातियों का उद्गम स्थल क्रैडल ऑफ लैंड माना है। प्लिस्टोसिन युग में जब हिमयुग था, 4 बड़े हिमयुग और उनके बीच में अंतर हिमयुग आए, जो गर्म अंतर हिमयुग हैं। जब हिमयुग नहीं था उस समय अंतर गर्म आए, गर्म युग उसको कहा जा सकता है। और मध्य एशिया की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म थी, वह शीतोष्ण घास स्टेपी प्रदेश था। जलवायु परिवर्तन से हिमयुग के बीच कई अंतर हिमयुग भी आए, और ये जो हिमयुग का है, जो इनका कालक्रम रहता है, ये 30-40 हज़ार का ये समय रहता है। 30-40 हज़ार समय के बाद में एक अवधि है, जिसके बाद वापस हिमयुग की घटना होती है। तो अभी हम हिमयुग की तरफ ही बढ़ रहे हैं वैसे। और मानव प्रजातियों का उद्भव विभिन्न अंतर हिमयुगों की अवधि में हुआ। जो मानव प्रजातियों के जो अलग अलग प्रजातियां बनी एक प्रजाति से, उनका जो विकास हुआ वो अलग अलग जो अंतर हिमयुग की अवधि थी उसमें हुआ। तो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार सर्वप्रथम नेग्रिटो प्रजाति का विकास मध्य एशिया में हुआ, और कालांतर में हिमयुग का प्रादुर्भाव होने पर मध्य एशिया से वह क्षेत्र मानव निवास के अयोग्य हो गया। जब आगे चलकर हिमयुग का जब प्रादुर्भाव हुआ तो उस पर मध्य एशिया का वो क्षेत्र मानव निवास के अयोग्य हो गया। तो इस कारण से वो उस क्षेत्र को छोड़ के अन्य स्थान की ओर चले गए जो उनके अनुकूल थे। अब मध्य एशिया का जो क्षेत्र है उसको अगर हम समझें तो इनके अनुसार जो टेलर महोदय ने बताया है, यहाँ पर ये क्षेत्र मध्य एशिया का है। इस क्षेत्र से इन्होंने बताया है कि जो नेग्रिटो प्रजाति थी पहले यहाँ थी, और इसके बाद जब यहाँ पर हिमयुग आया तो ये दूसरे स्थानों की ओर चले गए जो इनके लिए अनुकूल थे, क्योंकि यहाँ पर दशाएं प्रतिकूल हो चुकी थी अत्यधिक ठंड के कारण या बर्फ़ पड़ने के कारण, यहाँ पर हिमयुग आने के कारण। और वापस ये लौट के आए, जब हिमयुग समाप्त हो गया तो वापस ये लौट कर आए। और तो इस प्रकार से कई बार ये यहाँ इस स्थान को छोड़ के गई, और इस क्रम में अलग अलग जो प्रजातियां हैं उनका विकास होता चला गया। गर्म जलवायु की पेटी दक्षिण में खिसक गई। जैसे हिमयुग आया मध्य एशिया के भाग में तो गर्म जलवायु की पेटी दक्षिण में खिसक गई, जिससे मानव समुदाय ने दक्षिण की ओर प्रवास कर लिया। प्रथम हिमयुग समाप्ति पर मध्य एशिया की जलवायु उष्ण हो गई। वह वनस्पतियों और जीवों की पेटी पुनः उत्तर में खिसक गई। दक्षिण में प्रवासित लोगों में से कुछ पुनः मध्य एशिया लौट आए, किंतु अनेक वर्ग वापस न लौटकर प्रवास वाले क्षेत्र में ही रहने लगे। जब ये घटना बार बार होने लगी तो दक्षिण में प्रवासित लोगों में से कुछ लोग ही वापस आए, सारे जो वहाँ मध्य एशिया से गए थे वो वापस लौट कर नहीं आए। तो इस प्रकार कुछ लोग उन्हीं नए स्थानों में ही रुककर अपने निवास स्थान उन्होंने बना लिए। तो मानव समुदाय 2 वर्गों उष्ण कटिबंध में नेग्रिटो व मध्य एशिया में निग्रो प्रजाति में बट गया। तो एक नई प्रजाति का जन्म हो गया, निग्रो प्रजाति। और द्वितीय हिमयुग के आगमन पर मध्य एशिया से मनुष्य ने पुनः बड़ी संख्या में प्रवास किया। इन्होंने
पहले से रहने वाली प्रजाति के लोगों को बाहर की ओर धकेल दिया, जिससे वे मानव समूह बाहर की ओर स्थानांतरित होते चले गए। प्रत्येक अंतर हिमयुग में मध्य एशिया की भूमि पर नवीन मानव प्रजातियों का उद्भव संभव हुआ। तो इस प्रकार से जो एक घटनाक्रम चलता रहा, हिमयुग आए और अंतर हिमयुग आए, तो इस समय में अंतर हिमयुग के समय में नई नई प्रजातियों का विकास होता चला गया। लेकिन जैसे ही हिमयुग आए तो मध्य एशिया के भाग को छोड़कर वो गर्म स्थानों की ओर प्रवास कर गए, और जैसे ही हिमयुग वापस लौटा या ख़त्म हो गया तो उस समय वापस ये आ गए उस मध्य एशिया वाले स्थान पर। लेकिन वो सारे जो लोग प्रवास करके गए थे वो सारे के सारे वापस नहीं लौटे। कुछ लोग उन्हीं स्थान पर रुक गए जो गर्म स्थान पहले थे। तो सभी प्रजातियों का विकास क्रमिक रूप से मध्य एशिया में हुआ, जहां से उनका प्रवास बाहरी क्षेत्रों की ओर होता गया। नेग्रिटो, नीग्रो, ऑस्ट्रेलियन, मध्य सागरीय, अल्पाइन एक के बाद एक क्रमिक रूप से विकसित होती गई। इसी क्रम में ये अन्य जो जातियां हैं, नेग्रिटो के बाद में नीग्रो, ऑस्ट्रेलियन, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन एक के बाद एक क्रमिक रूप से विकसित होती गई। सबसे पहले विकसित प्रजातियां महाद्वीपों की बाहरी पेटी में पाई जाती हैं, और बाद में विकसित प्रजातियां क्रमशः महाद्वीपों की आंतरिक पेटी में पाई जाती हैं। आज भी हम अगर किसी महाद्वीप की स्थिति को देखें तो वहाँ रहने वाले लोगों में हम देखते हैं तो जो मूल लोग थे उस स्थान की, वो किनारों की तरफ पहुँच गए हैं, वो एज की तरफ आ गए हैं। चाहे वो भारत की बात करें तो जो मूल लोग थे, जो सबसे पुरानी जातियाँ यहाँ पे निवास करती, तो अंडमान निकोबार इस तरह के द्वीपों में वो आज मिल जाते हैं, या जो भारत के घने जंगल है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें आदिम जनजातियों के रूप में देखे जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से यह जो प्रक्रिया है अलग अलग महाद्वीपों में रही, और वहाँ पर भी इसी प्रकार से किनारों की ओर, पार्श्व की ओर जो मूल जनजाति हैं, जो मूल प्रजातियाँ हैं, वो निवास करती हैं, और बाद में जो प्रजातियों का विकास हुआ वो केंद्र में स्थापित हो गई। सबसे बाद में विकसित होने वाली मंगोलॉयड प्रजाति अभी भी मध्य एशिया व समीपवर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। सबसे बाद में जो इस क्रम में प्रजाति का विकास हुआ वो थी मंगोलॉयड, और इस प्रजाति के जो लोग हैं आज भी मध्य एशिया में रह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद दोबारा हिमयुग अभी तक नहीं आया है, तो इसलिए लगातार ये उस स्थान पर ही रहे जा रहे हैं। स्थानांतरण के कारण नए पर्यावरण से उन मानव समुदायों के समायोजन करना पड़ता था, जिसके कारण मनुष्य के शारीरिक लक्षणों जैसे त्वचा का रंग, सिर, बाल, नाक आदि की आकृति, कद में भी परिवर्तन होता गया। अब जो ये अलग अलग प्रजातियों का विकास हुआ, जैसे जैसे इन्होंने अलग अलग स्थानों का चयन किया अपने निवास के लिए, जब ये हिमयुग आए, अंतर हिमयुग के समय ये वापस लौट आए, लेकिन जब हिमयुग आए तो गर्म स्थानों का इन्होंने चयन किया और अलग अलग स्थानों के चले गए। तो वहाँ पर रहने के कारण लंबे समय तक, लंबी अवधि तक वहाँ पर रहे, और वहाँ की जलवायु और स्थान विशेष की जो विशेषताएं थी उनके कारण इनके त्वचा का रंग, सिर, बाल, नाक आदि की आकृति, कद में भी परिवर्तन होता गया। तो इसलिए आज जो अलग अलग प्रजातियां विश्व में हम देखते हैं, सब में अंतर आ गया। तो नए जलवायु कटिबंधों के प्रभाव से भिन्न भिन्न शारीरिक लक्षणों वाली मानव प्रजातियों का उद्भव व विकास संभव हुआ। नेग्रिटो, नेग्रिटो से नीग्रो, फिर ऑस्ट्रेलॉयड, ऑस्ट्रेलॉयड से भूमध्य रेखीय, फिर नॉर्डिक, अल्पाइन, और सबसे आखिर में मंगोलॉयड। तो ग्रिफिथ टेलर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में प्रजाति संबंधी तथ्यों के निम्न साक्ष्यों एवं सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने जो साक्ष्य दिए हैं, अगर उनकी बात करें तो पृथ्वी के विशाल भूखंडों में एशिया महाद्वीप की केंद्रीय स्थिति है, जिसके बाहर यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका महाद्वीप है। प्रत्येक महाद्वीप में प्रजातीय कटिबंध पाए जाते हैं, और इस तरह की व्यवस्था जो कटिबंध की है वो हर महाद्वीप में देखे जा सकते हैं, जो मध्य एशिया से बाहर की ओर क्रमशः आदिकालीन होते गए हैं। तीसरा, सर्वाधिक आदिकालीन प्रजाति महाद्वीपों की बाहरी पेटी में है या पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती हैं, और सबसे अंत में विकसित होने वाली प्रजाति केंद्रीय भाग मध्य एशिया में पाई जाती है। चौथा है, जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विकास की प्रगति सर्वाधिक हुई वहाँ भूमि में आदिम प्रजातियों के दबे हुए स्तर सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगर हम वर्टिकल एक्सपेंशन देखें तो उस हिसाब से भी जो सबसे पहले आया था उसके जो अवशेष हैं वो सबसे नीचे दबे हुए हैं धरती में,
और जो सबसे बाद में आए थे उनके अवशेष सबसे ऊपर हैं। तो इस तरह से उनको देखने से भी पता लग जाता है कि सबसे पहले उस स्थान पर कौन आए थे। पांचवा, मानव प्रजातियों के विकास का क्रम दोनों प्रकार से एक जैसा ही पाया जाता है, चाहे विकास केंद्र मध्य एशिया से बाहर की ओर जाते हुए विभिन्न कटिबंधों को पार किया जाए अथवा विकास केंद्र में ऊपर से नीचे की ओर विभिन्न स्तरों को देखा जाए। आदिम प्रजातियां उन प्रदेशों में जीवित पाई जाती हैं जहां पर उनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, बल्कि वे अन्यत्र स्थान से स्थानांतरित होकर वहां पहुंची हैं। आज जो आदिम प्रजातियां विश्व में निवास कर रही हैं, चाहे वो अलग अलग स्थानों पर हों विश्व के, लेकिन वो निवास स्थान उनके मूल निवास स्थान नहीं है। वो मूल निवास स्थान से आज बहुत दूर अन्यत्र स्थान पर रह रहे हैं, क्योंकि मूल जो उनके निवास स्थान थे वहाँ दूसरी प्रजातियां जो उनके बाद में विकसित हुई थी वो उनको धकेलते हुए उनको किनारों की ओर ले आई। सातवां, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया में पाए गए साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि मध्य एशिया से प्रजातियों का अपकेंद्रीय प्रवास हुआ है। प्रथम मानव समूह का प्रभाव दक्षिण पश्चिम एशिया और अफ्रीका की ओर हुआ और द्वितीय प्रवास दक्षिण पूर्वी एशिया होते हुए ऑस्ट्रेलिया की ओर हो और तृतीय प्रवास साइबेरिया होते हुए बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका के लिए हुआ। तो इस प्रकार से इन्होंने दिशा भी बताई है कि कौन कौन से प्रवास कब कब हुए। तो सबसे पहले जो प्रवास हुआ वो दक्षिण पश्चिम एशिया और अफ्रीका की ओर हुआ और दूसरा हुआ दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ और ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और तृतीय प्रवास साइबेरिया होते हुए बेरिंग जल संधि और उत्तरी अमेरिका के लिए हुआ। तो इस प्रकार से प्रवास कटिबंध सिद्धांत के द्वारा ग्रिफिथ टेलर महोदय बताते हैं कि अलग अलग प्रजातियों का विकास कैसे हुआ, एक ही स्थान से अलग अलग जो हिमयुग आए उनके अंतर हिमयुगों में किस प्रकार की प्रजातियों का विकास हुआ। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।